छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है और आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग में शीतलहर चलने का अलर्ट जारी किया गया है। घने कोहरे से विजिबिलिटी बेहद कम रहने के आसार भी व्यक्त किए गए हैं। वाहन चालकों को यहां पर परेशानी हो रही है, धीमी गति से गाड़ी चला रहे हैं और विजिबिलिटी कम होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं, तो वहीं पर कई जिलों में यहां पर छुट्टियां घोषित की गई हैं स्कूलों की, क्योंकि जिस प्रकार से कड़ाके की ठंड पड़ रही है उससे बच्चों को भी बेहद परेशानी होती है सुबह स्कूल पहुंचने में। इसको लेकर बच्चों की सेहत को मद्देनजर रखते हुए अब फैसला लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में कई जिलों में स्कूलों का समय या तो बढ़ा दिया गया है और कुछ जिलों में जहां पर अतिरिक्त से ज्यादा ठंड पड़ रही, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उन जिलों में यहाँ पर छुट्टी भी घोषित की गई है। तो छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड का दौर तेज होता जा रहा है और राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए हुए थे और जिसके बाद बादल जो है जैसे ही छटे हैं उसके बाद से ठंड जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बादल छटने के बाद एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ने की संभावना अब बढ़ती जा रही है और छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ठंड का दौर जो है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। तो सबसे पहले बलरामपुर का रुख करते हैं, दिनेश से बात करेंगे। दिनेश, कितना तापमान है बलरामपुर में और विजिबिलिटी किस प्रकार की है? जी दिनेश, आप तक आवाज पहुंच रही है? बलरामपुर में कितना तापमान है और किस तरह की विजिबिलिटी है? चलिए, किसी तकनीकी कारण के कारण आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार दिलीप का रुख करते हैं, अंबिकापुर से बात करेंगे। दिलीप, किस तरह का तापमान समझ में आ रहा है अंबिकापुर में और किस प्रकार की विजिबिलिटी है और साथ ही जनजीवन कितना अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है? देखिए, ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। जो कड़ाके की ठंड है वो बढ़ी है और यही वजह है कि सरगुजा संभाग के जो सूरजपुर जिला है, सरगुजा जिला है, बलरामपुर जिला है और कोरिया जिला है, यहाँ के जो क्लास 1 से लेकर 5 तक की जो क्लासें हैं उनको रद्द कर दी गई है। कल सभी जिलों के जो कलेक्टर हैं उन्होंने कल शाम तक आदेश जारी कर दिया है और ये कहा है कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12वीं तक के जो स्टूडेंट हैं वो स्कूल जाएंगे, लेकिन जो पहली पाली में जो स्कूल लगते हैं उनका जो समय है वो बढ़ा दिया गया है ताकि सुबह जब बच्चे पहुंचे, उनके भी जो बच्चे पहुंचे तो उन्हें ठंड से राहत मिल सके। वहीं जो दूसरी तरफ जो टीचर है, जो शिक्षक है, उन्हें ड्यूटी करना होगा, दूसरे कर्मचारी हैं उन्हें स्कूल जाना होगा, लेकिन उनके लिए भी हिदायत जारी की गई है कि अगर आप स्कूल जा रहे हैं तो सावधानी पूर्वक जाए, ठंड से बच कर रहे। तो तमाम प्रशासनिक आदेश जारी किए गए हैं। आपको बता दूं कि जो बादल है, बादल छट चुका है और यही वजह है कि कड़ाके की ठंड एक बार फिर से शुरू हो गई है। आज कोहरा देखने को तो नहीं मिला है, लेकिन सुबह से जैसे सूर्य जो निकले हैं तब से उसके बाद भी लगातार ठंड का मौसम दिख रहा है। शीतलहर की स्थिति बनी हुई है और आने वाले 3 से 4 दिनों तक इसी तरीके से मौसम रहने की उम्मीद जताई जा रही है। जी चिरायु। जी दिलीप, यहाँ पर तापमान जो है उसमें भारी गिरावट भी होने की संभावना, मौसम विभाग ने भी ये अलर्ट जो है वो जारी किया। और इसी के साथ एक बार फिर से दिनेश का रुख करते हैं बलरामपुर की ओर, जहाँ पर दिनेश, किस प्रकार का तापमान वहाँ पर दिखाई दे रहा है और साथ ही जनजीवन कितना प्रभावित हुआ है ठंड के कारण? जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि जैसे ठंड से काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। जो कि कल के एक दिन पहले छुट्टी दी गई थी बच्चों को, लेकिन अब क्या है कि ठंड जो है लगातार बढ़ रहा है। जो बादल जो है छटने के बाद जो ठंड देख सकते हैं, अलाव का लोग भी सहारा लेंगे और ठंड जैसे ही छटा है काफी बढ़ गया है बादल छटने के बाद। और गवर्नमेंट भी है जो स्कूल की जो छुट्टियां हैं उसे बढ़ा दी है। पहली कक्षा से लेकर 5वीं तक के बच्चों को छुट्टी कर दी गई है। वहीं बाकी क्लासों का समय भी परिवर्तन कर दिया है कि बलरामपुर में जो सुबह 7 बजे स्कूल 7:30 बजे लगता था, अब वो कहीं ना कहीं 10 बजे से चालू हो रहा है। स्कूल के समय को भी परिवर्तन कर दिया गया है। दिनेश, बलरामपुर में भी कड़ाके की ठंड के आसार देखने को मिल रहे हैं और इसी के साथ मौसम विभाग ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया है। आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, इसी के साथ सीएम साई के आज के कार्यक्रमों पर नजर डालेंगे, जहां आज वो गरियाबंद के दौरे पर रहेंगे। सिरकिटी आश्रम कुटेना में मंदिर में दर्शन करेंगे। धर्म ध्वजा स्थापना और शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम और उसके बाद राजिम में गीता प्रेस पुस्तकालय कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे और अंत में माता राजिम महोत्सव 2026 कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो आज बैक टू बैक कई कार्यक्रमों में सीएम नजर आएंगे। गरियाबंद दौरे पर रहेंगे, जहां पर सबसे पहले सिरकटी आश्रम कुटेना में मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद धर्म ध्वजा स्थापना और शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचेंगे, वहां पे भी शिरकत करेंगे। उसके बाद राजिम में गीता प्रेस पुस्तकालय कार्यक्रम में शामिल होंगे और अंत में माता राजिम महोत्सव 2026 में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ नीतीश जुड़ चुके हैं लाइव। नीतीश, आज सीएम के बैक टू बैक कार्यक्रम है, गरियाबंद दौरे पर रहेंगे सीएम। जी बिल्कुल
देखिए, आज मुख्यमंत्री 11:30 बजे मुख्यमंत्री निवास से रवाना होंगे। आज उनकी बहुत सारी सामाजिक धार्मिक गतिविधियां हैं जिनमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। गरियाबंद की बात की जाए तो सिरकट्टी आश्रम में जो कुटेना गरियाबंद में है, छुरा ब्लॉक में, वहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पर मंदिर दर्शन करेंगे और धर्म ध्वजा स्थापना और शिलान्यास कार्यक्रम करने वाले हैं। इसके बाद जो है राजीव लोचन मंदिर राजिम पहुंचेंगे। बहुत ही जो है धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ का मंदिर है। यहाँ पर गीता प्रेस पुस्तकालय का उद्घाटन, मंदिर दर्शन और माता राजिम जयंती महोत्सव 2026 का कार्यक्रम है। बहुत ही जो है ये धार्मिक आस्था रखने वालों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर पहुंचकर महोत्सव का आगाज़ करेंगे मुख्यमंत्री और फिर उसके बाद जो है रायपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो आज कह सकते हैं कि सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों में मुख्यमंत्री दिखाई देंगे और गरियाबंद जिले में तमाम जगहों पर जहाँ भी वो पहुँचेंगे बड़े भव्य आयोजनों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। चिराई जी नीतीश, आज जो सीएम है वो तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, एक बार फिर से आपका रुख करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां राष्ट्रीय रोवर रेंजर जम्बूरी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सरकार की ओर से प्रेस रिलीज जारी किया गया है। जम्बूरी स्थगन की खबर को भ्रामक बताया गया है और सीएम ने भी इस पूरे मामले पर एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें 9 से 13 जनवरी 2026 तक बालोद जिले के धुदली में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इस पर सीएम ने भी ट्वीट करके बताया है कि जम्बूरी की मेजबानी हमारे लिए बहुत गर्व और सौभाग्य की बात है। साथ ही पहली बार मेजबानी का अवसर मिला है, छत्तीसगढ़ को यह अवसर मिला है, जिसके बाद ऊर्जावान रोवर रेंजर साथियों का छत्तीसगढ़ में स्वागत है और इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल ने ये कार्यक्रम को स्थगित करने की एक जो बात है वो कही थी, जिसके बाद से पूरा मामला सामने आया था। उसके बाद फिर शिक्षा विभाग ने सबसे पहले एक प्रेस रिलीज जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि कार्यक्रम स्थगित नहीं हुआ है, कार्यक्रम किया जाएगा और उसके बाद सीएम ने भी इस पूरे मामले में ट्वीट करके यहाँ पर जानकारी साझा की कि जो ये कार्यक्रम है वो किया जाएगा। खबर पर अधिक जानकारी के लिए नीतीश के पास वापस रुख करते। नीतीश, ये खबर सामने आ रही है जम्बूरी कार्यक्रम को लेकर। एक तो सबसे पहली बात कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो पहली बार छत्तीसगढ़ में आयोजित किया जा रहा है और उसको लेकर इतनी भ्रामक तरह की जानकारी फैलाई जा रही है और इसकी वजह क्या है कि इस तरह का मिसकम्युनिकेशन यहां देखने को मिल रहा है। देखिए, भारत स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति वहां के आयुक्त के द्वारा जारी करके जानकारी दी गई है कि कार्यक्रम यथावत 9 से 13 जनवरी को होने वाला है और मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके, चूंकि मुख्यमंत्री राज्य के मुखिया होते हैं, ऐसे में कई तरीके से जो है ये भ्रांतियां सामने आ गई थी कि ये कार्यक्रम नहीं होने वाला। उसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की। प्रेस विज्ञप्ति जो है स्काउट एवं गाइड छत्तीसगढ़ के द्वारा जारी की गई और स्पष्ट किया गया कि कार्यक्रम होने वाला है। न केवल कार्यक्रम होने वाला है बल्कि बताया गया कि देश भर से यहाँ पर करीब 12 से 15 हज़ार रोवर रेंजर पहुँचने वाले हैं, जिसमें से 5,000 के करीब आ गए हैं। तो इस तरीके से कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और बिना किसी व्यवधान के इस कार्यक्रम के लिए जो है छत्तीसगढ़ स्काउट एवं गाइड लग गया है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि ये रोवर रेंजर कार्यक्रम अब छत्तीसगढ़ में हो रहा है और ये पूरी जो खबरें थी, तमाम तरीके की जो बातचीत थी, उन पर पूर्ण विराम लगा दिया गया है और इस तरीके से तमाम सूचनाओं का खंडन कर दिया गया है। तो अब देखना है ये कार्यक्रम किस तरीके से होता हुआ नजर आएगा और किस तरीके से इस कार्यक्रम की भव्यता नजर आएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ पहली बार इसकी मेजबानी कर रहा है। चिराई जी नीतीश, पहली बार छत्तीसगढ़ में बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और रोवर रेंजर जम्बूरी की जो भ्रामक खबरें फैलाई जा रही थी, मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वो सभी खबरें जो है उनको नकारा गया है। ये कार्यक्रम यथावत रूप से 9 से 13 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां छत्तीसगढ़ आएंगी कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 8 जनवरी को एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। विरोध में ये आयोजित आंदोलन की समीक्षा करेंगे। तो जी राम जी बिल के विरोध में जो आंदोलन पूरे प्रदेश में किया जा रहा है उसको लेकर यहां समीक्षा करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट एक दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे, रायपुर आएंगे और उसके बाद इन आयोजनों की, आंदोलन जो किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा करेंगे। ये पूरे आंदोलन जो जी राम जी बिल के विरोध में पूरे आयोजित किए जा रहे हैं उनको लेकर यहाँ पर खास समीक्षा की जाएगी। साथ ही नवनियुक्त जिला अध्यक्षों से मुलाकात भी करेंगे पायलट और जिला अध्यक्षों से संगठनात्मक स्थिति पर चर्चा करते हुए भी नजर आएंगे। तो कांग्रेस में छत्तीसगढ़ राज्य इंचार्ज सचिन पायलट 8 जनवरी को एक दिन के दौरे पर रायपुर आएंगे और पार्टी के हिसाब से मनरेगा को लेकर राज्य भर में जो विरोध चल रहा है उस पर रिव्यू करते हुए नजर आएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां बिलासपुर को लेकर सीएम साय ने उच्च स्तरीय बैठक की है। न्यायधानी के विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर चर्चा की है। अधिकारियों को सीएम ने निर्देश भी दिए हैं। योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्वच्छता और नियमित पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो सीएम ने बिलासपुर में एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें सिम्स के नए अस्पताल भवन के लिए ऐप्स जारी करने में तेजी और PPP मोड पर संचालित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर फोकस किया गया है। साथ ही एयरपोर्ट के विस्तार हेतु डिफेंस राशि को हस्तांतरित करने की भी बात रखी गई है। उलासपुर रेलवे ओवरब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण की तेजी लाने के लिए भी कहा गया है। कुल मिलाकर 305 करोड़ और 115 करोड़ के 2 फ्लाईओवर का निर्माण होगा। इस पर फोकस किया गया और स्वीकृति देने पर भी यहाँ पर फोकस किया गया। 320 करोड़ की लागत से तारबहार रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाना है, जो बात सामने आई है। और DPR तैयार करने के लिए सीएम ने निर्देश दिए। 950 करोड़ की लागत से यहाँ पर 4 लेन बिलासपुर रिंग रोड बनाई जाएगी, जिसके लिए भी यहाँ पर चर्चा हुई। और NHAI की सहमति से PWD द्वारा प्रस्ताव भेजने पर सहमति बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां पर पूर्व सभापति प्रमोद दुबे ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और इस पत्र में उन्होंने मंत्री सांसदों के बिजली बिल पर सवाल उठाए। बिजली बिल बकाया से CSB पर भार जो है वो अतिरिक्त पड़ रहा है और कई मंत्रियों और IAS के नामों का इस पत्र में जिक्र भी किया गया है। सरकारी सुविधा के बाद भी बिल बकाया होने के कारण ये हैरानी की बात है और बिजली बिल रसीद सार्वजनिक करने की यहाँ पर सीएम ने मांग की है। माफ कीजिएगा, यहाँ पर पूर्व सभापति ने मांग की है सीएम से कि जो नाम सामने आए हैं उनको सार्वजनिक किया जाए, ताकि ये जो बकाया राशि है वो वसूली जा सके। तो मुख्यमंत्री को ये पत्र लिखा गया, मंत्री सांसदों के नाम सामने आए हैं। CSB पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, बिजली विभाग पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, जिस तरह से यहाँ पर बिल बकाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां रायपुर में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। बीजेपी विधायक का बेटा गिरफ्तार हुआ है। रेणुका सिंह का बेटा लक्की सिंह गिरफ्तार हुआ है। 2 दिन पहले बाइक सवार को टक्कर मारी थी। तेलीबांधा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो रायपुर से हिट एंड रन का मामला सामने आया है, जहां पर बीजेपी विधायक के बेटों को गिरफ्तार किया गया है। रेणुका सिंह का बेटा लक्की सिंह गिरफ्तार हुआ है। 2 दिन पहले बाइक सवार को ये टक्कर मारकर फरार हो गया था, जिसके बाद से पुलिस ने पूरे मामले में तफ्तीश की, जांच की और इसके बाद इसको गिरफ्तार किया है। तो खबर सुकमा से है, जहां नए कैंप गोगुड़ा में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों द्वारा छुपाई गई भारी मात्रा में हथियार की जो डंप था उसको बरामद किया गया है। विस्फोटक और अन्य सामग्री इसमें बरामद की गई है। सामग्री नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जंगल में छुपाई थी, जिसको अभियान चलाकर पुलिस बल ने सुकमा की टीम ने यहाँ पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर इसको बरामद किया है। इनमें से आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक और तमाम तरह के हथियार मौजूद थे, जो नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला करने के लिए, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए छुपा कर रखे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां अंबिकापुर में शिक्षकों की परेशानी उस समय बढ़ गई जब अटेंडेंस ऐप के जरिए ठग गिरोह उन तक पहुंचने लगे और मोबाइल नंबर से उन तक कॉल मैसेज करने लगे। जानकारी के मुताबिक यहां पर ठग खुद को ऐप अपडेट करने वाला बताकर शिक्षकों को फोन करते हैं और बताया जा रहा है कि ठग अटेंडेंस ऐप अपडेट के बहाने शिक्षकों के मोबाइल नंबर पर OTP भेजते हैं और कई शिक्षक अपने मोबाइल फोन पर VSK ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है, जिसका फायदा यहां पर सीधे ठग उठाते हैं और जो सक्रिय रूप से इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। उसके बाद दर्जनों शिक्षक इसका शिकार हुए और उसके बाद शिक्षकों ने इस पूरे मामले पर बताया कि किस तरह से उनके पास कॉल आते हैं, उनसे जानकारी मांगी जाती है, किस तरह से उनको झांसा दिया जाता है और अगर किसी शिक्षक के पास इस तरह का कॉल आता है तो वो सतर्क रहे, OTP शेयर ना करे, किसी भी प्रकार की अपनी गोपनीय जानकारी साझा ना करे, ताकि वो इस तरह की ठगी का शिकार होने से बच सके। फिलहाल ये जो तरीका है ये अपनाया जा रहा है ठग गिरोह के कारण और इस मामले में सतर्क रहने की अपील की गई है। मैं स्कूल गया था तो स्कूल में मुझे एक फ़ोन आया और उसने बोला कि आज आपकी हाजिरी पंच नहीं हुई है और उसको पंच करने के लिए मैं आपका OTP भेज रहा हूँ और OTP हो जाएगी तो हाजिरी पंच हो जाएगी। तो मुझे समझ में आ गया कि ये फालसी है, तो फिर मैं अपने शिक्षक साथी से बोला यार मेरा ही रिकॉर्डिंग कर लो ताकि बाकी साथियों को पता चल जाए कि ये फॉल्स कॉल है। क्या इस प्रकार के जो फॉल्स कॉल है या जो फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं वो कई प्रकार से ये ऑनलाइन में भी चल रहा है। हम शिक्षकों को ये आगाह करना चाहेंगे कि इस प्रकार की प्रैक्टिस से सतर्क रहें और रहने की आवश्यकता है और जो उनका मूल काम है उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें और इस प्रकार के अनावश्यक उसमें ना पड़ें। हमारे शिक्षक साथियों के ऑनलाइन उपस्थिति के लिए जो छत्तीसगढ़ विद्या समीक्षा केंद्र ऐप्स लॉन्च किया गया है, उस लॉन्च का उपयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
अभी वर्तमान समय में हमारे कई शिक्षकों साथियों के पास फ्रॉड कॉल आ रहे हैं, उनसे OTP की मांगी जा रही है, उनसे लिंक में कनेक्ट करने की बात की जा रही है, उनसे व्यक्तिगत जानकारी मांगी जा रही है। इस स्थिति में हम इस ऐप्स का उपयोग कैसे करें, इसके लिए चिंतित हैं। तो सरगुजा संभाग में 4 जिलों के स्कूलों की छुट्टी घोषित की गई है। 10 जनवरी तक 5वीं तक के क्लास के बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है। सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी किया गया। जिस प्रकार की ठंड और ठिठुरन सामने आ रही है, उसको देखकर बच्चों की सेहत को देखते हुए ये फैसला लिया गया और सरगुजा संभाग के 4 जिलों में 10 जनवरी तक 5वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित की गई है। साथ ही बड़े बच्चों के लिए स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से यहाँ पर समस्या ना हो, किसी भी बच्चे की ठंड के कारण तबीयत खराब ना हो। तो इसको लेकर कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी सख्त नजर आए और ये आदेश जारी किया गया है। तो खबर धमतरी से है, जहां वीबी जीराम जी बिल को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि गोडसे राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। वीबी जीराम जी बिल जो है वो भाजपा या व्यक्ति विशेष का ये योजना नहीं है। नाम हटाने की बात गलत है, नाम जोड़ने का काम एक ही परिवार ने पहले किया है। तो यहाँ पर बीजेपी जो है एक बार फिर से हमलावर नजर आ रही है। वीबी जीराम जी बिल को लेकर यहाँ पर घमासान सियासत देखने को मिल रही है। तो गौर से गांधी को तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला योजना था, गांधी जी के नाम था, उसको उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि गांधी के नाम से। ये उनकी सोच है जो गोडसे राम जी को इसमें ला के गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, और ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई योजना नहीं लाती है। ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन है। इनके कई रूपों में बदलाव किया है। ये लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में काम दिखेंगे। तो छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से सियासत जो है वो तेज हो गई है, हलचल नजर आ रही है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जेल में मुलाकात की है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर सवाल खड़े किए और इसे सीधे तौर पर आरोप प्रत्यारोप का जो नया दौर है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए इस पर खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चैतन्य बघेल की रिहाई के बाद एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ गया है। जब पूर्व सीएम भूपेश बघेल पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मिलने जेल पहुंचे, जिसने छत्तीसगढ़ की सियासत में गर्माहट ला दी। बीजेपी ने भूपेश बघेल को जमकर घेरा। दरअसल शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से भूपेश बघेल मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना, जिसके बाद भूपेश बघेल ने फिर जांच एजेंसियों पर गंभीर आरोप लगाए। ये है कि पूरे मामले में इनके पास कोई तथ्य नहीं है, केवल परेशान करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 3 लोगों को और प्रोडक्शन वारंट लिए हैं यूडब्ल्यू वाले, वो केवल परेशान ही करने के लिए है और कुछ नहीं है। दरअसल 3 जनवरी को चैतन्य को जमानत पर जेल से रिहाई मिली और कवासी लखमा जेल में बंद है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में सियासी हवा तेज हो गई है कि भूपेश ने अपने बेटे को बचाया है। इसी को लेकर बीजेपी ने भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान राजनीतिक साजिश के तहत चुनिंदा नेताओं को फंसाया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि निर्दोष आदिवासी के साथ इन्होंने अन्याय किया। निश्चित रूप से जिस निर्दोष आदिवासी को इन्होंने जिस तरह से किया है, उनके साथ अन्याय, ये पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने देखा है। अरुण साव के इस बयान के बाद भूपेश बघेल ने जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी के मंत्री और नेता खुद अनजाने में सच स्वीकार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब भाजपा के लोग ही मान रहे हैं कि लखमा निर्दोष है, तो फिर उन पर एफआईआर क्यों की गई? जो भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं वो सच बोल रहे हैं कि निर्दोष कवासी लखमा आज पूरे 1 साल से ईडी और ईओडब्ल्यू ने बंद कर रखा है, और यदि ये निर्दोष मान रहे हैं और मंत्रिमंडल में हैं, तो फिर ईओडब्ल्यू कार्रवाई क्यों कर रही है, उसको एफआईआर क्यों करके रखा है? दरअसल ये मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि चैतन्य के अलावा 2161 करोड़ के शराब घोटाले के केस में ही पूर्व मंत्री कवासी लखमा जनवरी से जेल में बंद है। लेकिन अब चैतन्य रिहा हो गए हैं और लखमा जेल में बंद है, और इसी को लेकर अब राजनीतिक हलकों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में कवासी लखमा को भी राहत मिलती है या फिर इस पर सियासत जारी रहेगी।
राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में सबकी निगाहें इसी बात पर टिकी है कि जांच एजेंसियों का अगला कदम क्या होता है। क्या चैतन्य बघेल के बाद में पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी राहत मिलती है या फिर उनकी मुश्किलें आने वाले समय पे और बढ़ेंगी। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज, रायपुर। तो दुखद खबर बलौदा बाजार से सामने आ रही है, जहां वेयर हाउस में हादसा हुआ है। खेलते खेलते मासूमों की दर्दनाक मौत हुई है। छल्ली में दबने से 2 बच्चों की मौत की खबर सामने आई है। महिला श्रमिक के 2 बच्चों की जान गई है। भौरा भाटा वेयर हाउस का ये पूरा मामला है। तो बलौदा बाजार से दुखद खबर सामने आ रही है, जहां 2 बच्चों की, मासूम बच्चों की खेलने के दौरान दर्दनाक मौत हो जाती है। ये छल्ली में दब जाते हैं, जिससे बच्चों की मौत हो जाती है। महिला श्रमिक के दोनों बच्चों की मौके पर जान चली जाती है। भौरा भाटा वेयर हाउस का ये पूरा मामला। इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। तो खबर धमतरी से है, जहां घड़ी चौक में सब्जी विक्रेताओं का बवाल देखने को मिला है। फुटकर और स्थानीय विक्रेताओं में जमकर विवाद हुआ है। बीच चौक पर सब्जी की दुकान लगाने को लेकर यह विवाद बढ़ा, जिसके बाद पुलिस को मौके पर पहुंचना पड़ा और मामले को शांत कराना पड़ा। तो धमतरी से मामला सामने आ रहा है, जहां फुटकर विक्रेता और स्थानीय विक्रेताओं के बीच जमकर विवाद हुआ। बीच सड़क पर सब्जी की दुकान लगाने को लेकर यह विवाद हुआ। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर फुटकर विक्रेताओं और स्थानीय विक्रेताओं के बीच में विवाद हुआ, जिसके बाद स्थिति जब आने की काबू से बाहर होती नजर आई तो पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने मामला शांत कराया और उसके बाद स्थिति को बहाल किया गया। तो खबर खैरागढ़ से है, जहां पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन दौरे पर जाएंगे। जीराम जी जन जागरण के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की जाएगी। तो खैरागढ़ जाएंगे आज श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन और जीराम जी जागरण के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक की जाएगी और इस प्रकार से इस बिल को लेकर सकारात्मक जानकारी को है फैलाया जाएगा। अब खबर एमसीबी जिला मुख्यालय के मनींदगढ़ से है, जहां पर एक ग्राम पंचायत चनवारी डांड में रहवासी आज भी पुल का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल ग्राम पंचायत चनवारी डांड की वार्ड क्रमांक 1 में स्कूल पर जोड़ने वाला पुल जो है वो कई सालों से जर्जर हो गया और अभी तक यहाँ पर कोई भी पुल का निर्माण नहीं हुआ। जो अवस्था में जो अभी पुल है वो कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है। वहीं बरसात के समय यहाँ अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने बारिश के बाद पुल निर्माण कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन बारिश का समय बीत जाने के बाद और आधी ठंड गुजर जाने के बाद भी ये निर्माण कार्य जस का तस है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है। मैं कलेक्टर सर को भी आवेदन दी थी कि सर हमारा ये पुल बहुत ज़्यादा जर्जर स्तर पे है, बहुत ज़्यादा मतलब वो है कि कब टूट जाए। आज बोले हुए मतलब आपकी बरसात खत्म हो गया है तब से बोले हैं, तब से वो मैडम को बोली, मैडम बोले ठीक है देखते हैं आगे करते हैं। और अभी तक का कोई काम का पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं, कोई बात मतलब ही नहीं चल रहा कि क्या करना है क्या नहीं। आए दिन कुछ ना कुछ गड्ढा होते जा रहा है, तो पूरे ग्रामवासी जो है जो मट्टी पाट रहे हैं उसके ऊपर में कि कोई आने जाने वाले लोग भसक ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो जैसे मैंने फील्ड के तकनीकी सहायक से बात की थी, तो उनका ये कहना है कि कुछ एरिया जो है हमारा चनवारी डांड नगर पालिका परिषद मनींद्रगढ़ से लगा हुआ है, तो उनके हिस्से का पुलिया तो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। मैं फील्ड इंस्पेक्शन करवा लेती हूँ। अगर हमारी लागत 20 लाख तक की होगी और उस फील्ड में मतलब उस पुलिया की लागत तो 20 लाख तक का हम काम करवा लेंगे। कलेक्टर साहब से एक बार निवेदन कर लेंगे कि किसी भी फंड से या मनरेगा कन्वर्जेंस के साथ हम उस पुलिया को बना सकें। एमसीबी जिला मुख्यालय से लगा हुआ ग्राम पंचायत चनवारी डांड, हमने बरसात में बड़ी प्रमुखता से ये खबर चलाई थी कि ग्राम पंचायत चनवारी डांड का वार्ड क्रमांक 1 स्कूल पारा को जोड़ने वाला ये जो रपटा पुलिया देख रहे हैं, ये बरसात के दिनों में इसके ऊपर से पानी आता है। स्कूल के छोटे छोटे बच्चे, किसान और यहाँ के रहवासी इसी रपटा पुलिया से आते जाते रहते हैं। लेकिन यही एक मुख्य पुलिया है जहाँ से छोटे छोटे बच्चे हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल तीनों स्कूल के बच्चे आते जाते हैं। लेकिन अभी तक एमसीबी जिला प्रशासन या फिर ग्राम पंचायत के सरपंच के द्वारा कई पत्र दिया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विस्तार न्यूज़ के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।
चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां धमतरी में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। 2 जगहों पर खाद्य विभाग की टीम ने दबिश दी और वाहनों में भारी मात्रा में पीडीएस चावल पाया गया और एसडीएम को यहां जांच रिपोर्ट अब सौंपी जाएगी। पीडीएस चावल खरीदी की शिकायत पर कार्रवाई की जाएगी। तो धमतरी से बड़ी खबर सामने आई, जहां खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 जगहों पर दबिश दी और इस मामले में वाहन में से भारी मात्रा में पीडीएस के चावल बरामद किए गए। अब इस पूरे मामले में रिपोर्ट को एसडीएम को पेश किया जाएगा।